एक रोज़ आई से डाइनिंग टेबल की सफाई करते हुए क्रॉकरी का सेट नीचे गिर गया। तेज आवाज़ के साथ कप प्लेट टूट गए। आई थोड़ा डर गई। मैंने कहा, क्या कर रही हो? क्या तुमने जानबूझकर तोड़ा है? सबसे ऐसा हो जाता है। लेकिन तभी आंखें लाल पीली करती भाभी आ गई और आई को बुरी तरह डांटने लगी। पता भी है कितना महंगा सेट था? उसने आई को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन मजबूती से मैंने बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। बस भाई बस, बहुत हो गया। आपको शर्म नहीं आई अपनी माँ समान सास पर हाथ उठाते हुए? अपनी गलती न मानते हुए रश्मि भाभी चीख कर बोली, अच्छा 2 कौड़ी की लड़की, तेरी ये मजाल, तू मेरा हाथ पकड़ेगी? मैंने भी निर्भीक होते हुए कहा, बिल्कुल, और अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो हाथ पकड़ूंगी नहीं, चलाऊंगी भी, समझी? हमारे टुकड़ों पर पलकर हम इसे जोर जबरदस्ती करेगी? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी वक्त, भाभी ने अपने कर्कश स्वर में कहा। मैंने भी तेज कर कहा, हाँ हाँ, तो रुकना कौन चाहता है तुम्हारे घर पर याद रखना, ये तुम्हारा नहीं, मेरे भाई का घर है। आओ माँ, चलो। माँ ने मुझसे कहा, ये क्या किया तुमने? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, कुछ सोचा है तुमने? माँ, तुम घबराओ नहीं, धीरज धरो, सब बढ़िया होगा। और मैंने तुरंत अनिल को फ़ोन लगाया और कहा, अनिल, हमने भाई का घर छोड़ दिया है, इस वक्त हम सड़क पर आ गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद कर, कैसा भी छोटा मोटा घर हमें दिला दो। अनिल ने पूछा, ये कैसे हुआ, कब हुआ? चलो मिलने पर पूछूंगा। 2-3 घंटे प्रयास करके अनिल ने हमें एक छोटा सा घर कस्बे में ही दिला दिया। माँ को घर पर छोड़कर मैं अनिल के साथ स्कूटर पर 2 फोल्डिंग बेड लेने और कुछ और आवश्यक सामान लेने बाजार और पोस्ट ऑफिस गई। पोस्ट ऑफिस वालों को मैंने बताया, हमने दूसरा मकान ले लिया है, बाबूजी की पेंशन अब इस पते पर देना। सामान का सारा पैसा अनिल ने अदा किया। मैंने अनिल से कहा, तुम बहुत मौके पर हमारे काम आए हो, तुम्हारे एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अभी नहीं, लेकिन भविष्य में मैं तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगी। राखी के दिन मैंने देखा भाई की गाड़ी हमारे घर आकर रुकी। भाई ने आकर कहा, घर छोड़ने से पहले तुम लोग मुझे भी तो बता सकते थे। मैंने रश्मि को काफ़ी कुछ कह दिया है, चलो तुम लोग वापस घर चलो, यहाँ तो वैसे ही बहुत गर्मी है, बिना एसी के तुम लोग रह कैसे रहे हो? मैंने कहा, हाँ भाई, भाभी तो हमें बिना एसी के एक पल भी नहीं रहने देती थी। ये बात सुनकर भाभी का मुंह उतर गया, जेबते हुए बोली, हाँ हाँ चलिए, अब मैंने स्टोर के पास वाले रूम को आप लोगों के रहने के लिए तैयार कर दिया है, वहाँ एसी भी लगवा दिया है। उस रोज़ वाकई मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, भाभी ने शर्मिंदगी दिखाते हुए कहा। मैंने सवाल किया, भाभी आपको झाड़ू पोछे वाली और खाना बनाने वाली बाई मिल गई क्या? अरे कहाँ मिलती है दीदी इतनी आसानी से, ढूंढ रहे हैं, देखिए जल्दी ही मिल जाएगी, भाभी ने कहा। मैं समझ गई कि क्यों बबूल के पेड़ से आज चमेली के फूलों की वर्षा हो रही है। फिर भी मैंने विनम्रता से कहा, ठीक है भाई, हम लोग जल्दी ही इस पर विचार करेंगे, फिलहाल तो राखी बंधवा लो। आई जब बाई मिल जाए तो हमें सूचित करना, क्योंकि अब आई किसी के झूठे बर्तन या खाना नहीं बनाएगी। राखी बंधवाने के बाद भाई ने जेब से निकालकर एक 10,000 रुपये की गड्डी मुझे दी। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं आज भी पैसे की नहीं, प्यार की भूखी हूँ। फिलहाल तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर आपके घर का एड्रेस दे दिया है। कृपया अगर मेरा कोई लिफाफा या सूचना आपके पते पर आए तो मुझे सूचित अवश्य कर दीजिएगा। एक के बाद एक मैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुई, यहाँ तक कि मैंने महाराष्ट्र की पुलिस सेवा परीक्षा का भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। इस सफलता के बाद पहली बार एक दिन मैंने अपने आप को आईने में निहारा। 5 फुट 6 इंच की हाइट,
मैं देखने में आकर्षक लग रही थी। अनिल इतना खुश था, लगता था कि उसने सफलता हासिल कर ली है। कुछ दिन बाद अनिल ने मुझसे पूछा, किरण, तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल लेटर अभी तक नहीं आया? मैंने बताया, अभी तक तो आया नहीं, मुझे भी चिंता हो रही है। कॉल लेटर 1 महीने में तो आ ही जाते हैं। पोस्ट ऑफिस जाकर हमें पता चला कि इंटरव्यू कॉल लेटर तो उन्होंने 1 हफ्ता पहले डिलीवर कर दिया है। उन्होंने पावती दिखाई। पावती पर रश्मि भाभी के हस्ताक्षर थे। मैं अनिष्ट की संभावना से सहम गई। हम तुरंत भाई के घर आए, लेकिन भाभी ने टकासा जवाब दे दिया, नहीं, यहाँ कोई सूचना नहीं आई। पावती पर मेरे हस्ताक्षर मुझे बदनाम करने के लिए किसी ने बना दिए होंगे। तुम लोग जाओ। मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन अनिल ने हार नहीं मानी। वो अगले रोज ही एग्जामिनेशन सेंटर गया और अथक परिश्रम से डुप्लीकेट लेटर निकलवाया। उसमें इंटरव्यू की तारीख अगले रोज की ही थी। अनिल ने वहीं से मुझे फ़ोन किया, परेशान मत हो ना किरण, इंटरव्यू लेटर मिल गया है और कल ही तुम्हारा साक्षात्कार है। बहुत ध्यान लगाकर अच्छे से तैयारी करो, तुम्हारी सफलता को कोई न रोक नहीं पाएगा। अनिल के कारण ही मैं इंटरव्यू दे पाई और मुझे सफलता हासिल हुई। मुझे 6 महीने पुलिस ट्रेनिंग के लिए नासिक जाना था। आई ने कहा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना बेटा, जैसे इतने साल गुजारे हैं वैसे 6 महीने भी बीत जाएंगे। हमारी बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी बेटा, आखिर कब तक खुशी हमसे आँख मिचौनी खेलेगी। मैंने अनिल से कहा, मेरे बाद अब आई की देखभाल तुम्हें करनी है। कम से कम हफ्ते में 1 बार जरूर मेरी आई से बात करा दिया करना। मैं दिल लगाकर अपनी पुलिस ट्रेनिंग करती रही। बीच बीच में हर हफ्ते अनिल मेरी आई से बात करा देता था। एक दिन आई बात करते करते रोने लगी। मैंने कहा, आई 2 ही महीने बचे हैं, मैं आकर तुम्हें इतना प्यार और सुख दूंगी जितना किसी लड़की ने अपने माँ को नहीं दिया होगा। लेकिन फिर भी माँ रोती रही। अनिल ने माँ से फ़ोन लेकर मुझे बताया, माँ इसलिए रो रही हैं कि 2 दिन पहले शक्ति के यहाँ नारकोटिक विभाग और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। भाई के यहाँ से ढेर सारी चरस, हीरोइन और ड्रग्स बरामद हुई है। रुपये और नकदी का तो यह आलम था कि इनकम टैक्स वालों ने जहाँ भी हाथ डाला वहीं से रुपए, पैसे, हीरे जवाहरात सब बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स वालों ने भाभी और कुणाल को बाहर निकालकर घर को सील कर दिया है। भाभी कुणाल को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है। शक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है और उस पर आय से अधिक संपत्ति होने और नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे डीसीपी रेंज, जो ट्रेनिंग के दौरान मुझसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, ने पूछा, मिस किरण, आप बहुत अच्छी पुलिस अधिकारी साबित होंगी। हर अधिकारी ड्यूटी मिलने से पहले कुछ सपने देखता है और उसकी कुछ प्रायोरिटी होती हैं। बताइए आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको कहाँ पोस्टिंग दें? मैंने उन्हें बताया, सर वैसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं दिल से अपने कस्बे दौलतपुर में फैले ड्रग्स के नेक्सस को मिटा देना चाहती हूँ। इन लोगों ने मेरे भाई शक्ति सिंह को भी नहीं छोड़ा। मेरा भाई शक्ति सिंह इन्हीं ड्रग्स माफिया के जाल में फंसकर आज जेल में बंद है। डीसीपी रेंज ने कहा, लेकिन वो लोग तो बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारे लिए तो ये सुसाइड करने जैसा होगा। पहली पोस्टिंग और वो भी इतनी खतरनाक जगह। सोच लो किरण, पुलिस में तुम अभी ही भर्ती हुई हो। सर मैंने सब कुछ सोच लिया है, बस मुझे आपके आदेशों का इंतज़ार है। दौलतपुर आकर सबसे पहले हमने घर शिफ्ट किया। पुलिस लाइन में हमारा मकान बड़ा शानदार और बड़ा था। आई ने पूछा, इसमें और कौन कौन रहेंगे? मैंने आई को बताया, कोई नहीं रहेगा माँ, ये पूरा घर हमें अलॉट हुआ है। यहाँ सिर्फ मैं और मेरी आई रहेंगे। आई ने कहा, लेकिन इस इतने बड़े मकान में झाड़ू पोछा लगाना तो बहुत मुश्किल काम रहेगा। मैंने बताया, नहीं आई, तुम्हें यह झाड़ू को हाथ में नहीं लगाना है, न खाना बनाना है, सब काम नौकर लोग करेंगे, तुम्हें तो सिर्फ अब राज करना है। बहुत दुख तकलीफ देखी है मेरी आई ने, अब तुम्हें आराम करना है आई। ऑफिस के पहले दिन जब मैं तैयार होकर
पुलिस यूनिफॉर्म में बाहर आई तो आई और अनिल मुझे देखते ही रह गए। बड़ी जच रही है मेरी बेटी, आ तुझे नज़र का टीका लगा दूं, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लग जाए, आई ने हंसते हुए कहा। मैंने अनिल को बताया, मुझे दौलतपुर में पहले ड्रग्स के रैकेट को नेस्त नाबूद करना है। इसमें अगर तुम मेरी कुछ सहायता कर सकोगे तो मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी। एक रोज़ मैं ऑफिस में बैठी थी कि तभी 4 टपोरी टाइप बदमाश मेरे ऑफिस में आकर बैठ गए बिना मेरी परमिशन लिए। एक बदमाश को कुर्सी नहीं मिली तो वो मेरी मेज पर ही बैठ गया। मैंने उसे जोर से केन मारी और कहा, तुम लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या? एक तो मेरे ऑफिस में बिना मेरी परमिशन के घुस आए हो और ये मजाल कि मेरी मेज पर बैठ गए। उनमें से सीनियर बदमाश ने कहा, गलती हो गई इससे साहिबा, इसे माफ़ कर दीजिए। हम तो पिछले साहब लोगों के दफ्तर में भी बिना पूछे आ जाते थे। दरअसल हम लोग अपने काम से नहीं आते हैं, हमें तो हर महीने 10 तारीख को आपके दर्शन और मिठाई देने आना होता है। यह कहकर उसने मिठाई का एक डिब्बा मेज पर रख दिया और कहा, इसमें 2.5 हैं। मैं समझ गई कि ये लोग रिश्वत दे रहे हैं। मैंने सख्ती से कहा, उठाओ ये डब्बा और निकलो यहाँ से। वह बदमाश बोला, आपको पता है हम शेट्टी के आदमी हैं, इतनी बेइज्जती तो कभी हमारी किसी ने नहीं की। मैंने कहा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इससे भी अधिक बेइज्जती होगी तुम्हारी। अपनी गाड़ी से आए हो लेकिन कहीं तुम्हें एम्बुलेंस से ना जाना पड़े। कह देना अपने शेट्टी से, इस बार कोतवाली में मिठाई खाने वाले नहीं, हड्डियाँ तोड़ने वाली अधिकारी आई है। सीनियर बदमाश बोला, ऐसे अगर हम खाली हाथ शेट्टी के सामने गए तो वो हमें गोली मार देगा। यह कहकर बदमाश ने एक कुर्सी उठाई और उसे ज़मीन पर पटक दिया। कुर्सी टूट गई। दूसरे बदमाश ने मेज पर रखा फ्लावर पॉट तोड़ दिया। मैंने थोड़ा अभिनय करते हुए कहा, ऐसा मत करो, मैं समझ गई तुम्हारी ताकत। बदमाश बोला, अब आई कल ठिकाने? मैंने कहा, बिल्कुल आ गई, आओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को एक खेल खिलाती हूँ। मैं उन्हें पीछे बने बैडमिंटन कोर्ट में ले आई। मैंने अपने हवलदार से कहा, तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो। बदमाश बोला, लेकिन हमें बैडमिंटन खेलना नहीं आता है। बैडमिंटन नहीं, मैं तुम्हें चोर पुलिस का नया खेल खिलाऊंगी। उसमें ऐसा होता है कि बीच में पुलिस ऑफिसर होता है और चारों तरफ से बदमाश घेर कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अब क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर अपनी दाईं टांग से बाईं ओर खड़े बदमाश को इस तरह जोरदार घुमाकर लात मारती है। साथी बदमाश सोचते हैं मजाक चल रहा है, लेकिन जब उसके 2 दांत टूटते हैं और ढेर सारा खून निकलते हुए देखते हैं तब उन्हें गंभीरता का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इतने पुलिस अधिकारी अपनी बाईं टांग चला चुका होता है जो दाईं तरफ खड़े बदमाशी कनपट्टी पर लगती है और वह बदमाश भी तुरंत वहीं ढेर हो जाता है। अब बाकी बचे दोनों बदमाश, वो ये जान जाते हैं कि ये खेल नहीं, हमारी ठुकाई की जा रही है। दोनों बदमाशों ने सोचा, क्यों ना हम भी कुछ प्रसाद ग्रहण कर लें, और वे पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर बहुत तेजी से दोनों के सिर आपस में जोर से टकरा देती है और दोनों के मुंह पर जोरदार घूंसे रसीद करती है। चारों के चारों बदमाश गिरकर घायल हो जाते हैं। अब पुलिस अधिकारी अपनी बेल्ट निकालकर चारों बदमाशों की जबरदस्त ठुकाई करती है। चारों बदमाश रहम की भीख मांगने लगते हैं, हाथ जोड़कर कहने लगे, मैडम हमें माफ़ कर दो, मैडम हमें माफ़ कर दो। क्यों, खेल पसंद आया क्या? मैंने कहा। फिर मैंने हवलदार से कहा, एम्बुलेंस में इन्हें डालकर पुणे के लिए रवाना कर दो और ऑफिस में इन्होंने जो तोड़फोड़ की है उतने पैसे इनकी जेब से निकाल लो। अगले दिन शेट्टी मेरे ऑफिस आया और हाथ जोड़कर अपनी भाषा में कहने लगा, मैडम हम 4 पहलवान भेजे थे पर आपने उनका मार मार के घुसा बना दिए हैं। हम तो मैडम इस गंदे तालाब की छोटी सी मछली,
हम पर रहम खाओ जी। हम तो छोटा मोटा गड़बड़ काम करता जी, जैसे ब्लैक का धंधा। हमको तिरुपुर बालाजी की कसम, हम सारा गलत धंधा बंद कर देगा जी। ठीक है शेट्टी, एक शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगी। तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगी। तुम्हें मुझे सभी ड्रग्स माफिया का पता और ठिकाना बताना होगा। हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हम जल्दी ही उनका पता ठिकाना लगाकर आपको बताएगा। हमें प्रॉमिस करता जी। कुछ दिनों बाद रात के 9 बजे किसी ने गेट खटखटाया। आई ने गेट खोला तो देखा बाहर रश्मि कुणाल को लिए बैठी थी। रश्मि ने आई के पैरों को पकड़ लिया, रोने लगी और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी। कुणाल दादी से चिपट गया। आई को बहुत दया आई और उन्होंने कुणाल को गोद में उठा लिया और चुमते हुए कहा, कुणाल के खातिर एक बार मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर सकती हूँ, पर मेरी बेटी किरण कैसी प्रतिक्रिया देगी ये मैं नहीं कह सकती। मेरे आते ही रश्मि हड़बड़ा के उठ गई। मैंने रश्मि की परवाह न करते हुए कुणाल को गोदी में उठा लिया और प्यार करने लगी। कैसा है तू गोलू मोलू? अपनी बुआ को कैसे भूल गया? इतने दिनों बाद आया है। भाभी कैसी हैं आप लोग? मुझे वास्तव में भाभी के खिलाफ दिल में कुछ नहीं था। रश्मि अटकते हुए बोली, हमने कितना आप लोगों को सताया दीदी, फिर भी आपने हमें माफ़ कर दिया। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है दीदी। मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है भाभी। इंसान को अपने अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन हर इंसान के जीवन में आते हैं। रश्मि पश्चाताप करते हुए बोली, दीदी मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे होने की सज़ा मिल रही है। आज हम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। मैं आप लोग की गुनहगार हूँ दीदी। लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि रश्मि भाभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, अगर आप दिल से पश्चाताप कर रही हैं तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप और कुणाल सामने वाले कमरे में रुक सकते हैं। उसमें एसी और पंखा दोनों लगे हुए हैं और आप घबराइए नहीं। आपसे कोई झाड़ू पोछा या खाना बनाने के लिए नहीं बोलेगा। घर पर हर माह की 10 तारीख को वेतन और दूसरे खर्चों के लिए 32 लाख रुपए आते थे, जिन्हें मैं लापरवाही से सेफ में रख देती थी, लेकिन ताला नहीं लगाती थी। इस महीने भी 32 लाख रुपए सिपाही लेकर आया और उसने रुपए मुझे सौंप दिए। अगले दिन जब मैंने अलमारी खोलकर देखा तो रुपए वहाँ पर थे ही नहीं। मैं बहुत अधिक परेशान हो गई। आई से पूछा, लेकिन उन रुपयों का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे लगा नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कुणाल वहीं पर खेल रहा था और हमारी बातें सुन रहा था। उसने मुझसे कहा, बुआ, रुपया मेरी आई ने अपने बैग में रखे हैं। और वह मुझे अपने कमरे में लेकर गया। अटैची की तरफ इशारा करके बोला, बुआ आपके रुपये इसमें हैं। परेशान सी भाभी कमरे में आई और हमें अटैची के पास खड़ा देखकर पसीने में नहा गई, लेकिन तुरंत ही चाल चलते हुए बोली, वो दीदी, आपने सेफ की चाबी नहीं लगाई थी ना, इसलिए मैं रुपये अटैची में रख लिए कि कोई गायब न कर दे। वाह भाभी, ये आपने कैसे सोच लिया? पुलिस वालों के यहाँ तो कोई अपना ही चोरी कर सकता है, बाहर वाले की तो हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। अगर गलत नीयत से आपने पैसे अटैची में छुपाए थे तो ये आपकी आखिरी वार्निंग है। मैं कृष्ण नहीं तो शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ कर दूँ। आगे आप समझदार हैं। आगे आने वाले 2-3 महीने में बहुत व्यस्त रही। अनिल और शेट्टी ने मुझे ड्रग्स माफिया के ठिकानों का जो पता बताया था उनकी जांच करती रही। चारों तरफ से आश्वस्त होकर मैंने डीसीपी रेंज को फ़ोन किया और बताया, सर, ड्रग माफिया के खिलाफ मैंने अपना स्पेड वर्क पूरा कर लिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करा दें ताकि मैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन ले सकूं। डीपी शर्मा ने कहा, वेरी गुड किरण सिंह,
मैं तुम्हें अभी 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। 10 मिनट बाद शर्मा सर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया मैं पुलिस की 2 टुकड़ियों के साथ 2 इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर भेज रहा हूँ और मैं स्वयं भी 1 बजे तक दौलतपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ। हमने शेट्टी और अनिल के बताए हुए ठिकानों पर रेड की और बहुत सारा ड्रग्स, हीरोइन, अफीम के साथ साथ 4 ड्रग माफिया को भी गिरफ्तार कर लिया। गोलीबारी में हमारे 2 सिपाहियों को गोली लगी, लेकिन वो उनके पैर और हाथ पर लगी थी, जिससे उनकी जान जाने का खतरा नहीं था। पुलिस की गोलीबारी से 7 बदमाश ढेर हो गए। सिर्फ एक ड्रग्स माफिया जॉन भागने में सफल हो गया था। कार्रवाई करते करते 4 बज गए थे। सभी लोग बहुत थक गए थे। मैं भी थकी हुई थी और जोरों की भूख लगी थी। घर पहुंचते ही मैंने जोर से कहा, आई खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। भाभी ने कहा, दीदी आई सो रही हैं, आपके लिए खाना मैं लगाती हूँ। मैंने भी अभी तक आपकी वजह से खाना नहीं खाया है। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं भी खाना लगाती हूँ। भाभी 2 थालियों में खाना सजा कर ले आई। फिर बोली, दीदी आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल खीर भी बनाई है। इतनी देर में आई भी जाग कर आ गई और डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। मैंने भाभी से कहा, प्लीज़ भाभी 1 गिलास पानी भी ला दो। भाभी पानी ले आई और जैसे ही टुकड़ा तोड़कर खाने वाली थी, मैंने थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, रुक जाओ भाभी, मैंने आपको मेरी थाली में शीशी से कुछ मिलाते हुए देखा। अगर कोई गलत चीज़ आपने खाने में मिलाई थी तो खाना मत खाइएगा, क्योंकि जब आप पानी लेने गई थी मैंने उस समय थालियाँ ही बदल दी थी। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पसीने में सरोवर हो गई। एक अपराधी की तरह टुकड़ा उसने थाली में रख दिया और तेजी से किचन की ओर भागी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, भाभी अगर जहर की शीशी उठाने जा रही हो तो आपकी कोशिश निरर्थक है। शीशी प्लास्टिक की इस थैली में बंद है। अभी पुलिस आती होगी। यह शीशी उन्हें सौंपी जाएगी ताकि वो लेबोरेटरी में इसका परीक्षण करा सके। भाभी एकदम से मेरे पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, रहने दो रश्मि, तुम्हारी कोशिश बेकार है। मुझे तो तुझ जैसी कमीनी को भाभी कहते हुए शर्म आती है। अब जो भी रोना धोना है पुलिस के सामने करना। भाभी रोते हुए कहने लगी, दीदी एक बार मेरे लिए नहीं, कुणाल के लिए मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं आज ही कुणाल को लेकर चली जाऊंगी। आई ने कहा, जाने दे इस नीच को, पुलिस के हवाले मत कर। कोई इसे आया कि नौकरी भी नहीं देगा। जा निकल जा और भविष्य में अपना काला चेहरा लेकर हमारे सामने मत आना। मेरी बेटे को मारना चाहती थी ना। उससे जाते समय मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो कुणाल को यहीं छोड़ सकती हो। 2 महीने बाद मुझे अनिल का फ़ोन आया। वो घुटी हुई सी आवाज़ में धीरे धीरे बोल रहा था, मैडम अब मेरा बचना मुश्किल है। मुझे जॉन और उसके आदमियों ने पकड़ लिया है और गोदाम में बंद कर दिया है। ये लोग किसी भी समय मुझे जान से मार सकते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने घबरा कर पूछा, कहाँ हो तुम? हनुमान मंदिर के सामने वाले गोदाम में, अनिल ने बताया। देखो घबराओ मत, सिर्फ 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। तुम मेरे आने तक अपने आप को बचाए रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। ये कहकर मैं बहुत तेज़ी से जीप में बैठी और मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। रास्ते में मैंने कोतवाली फ़ोन करके अपने इंस्पेक्टर को जल्दी से पुलिस बल के साथ यहाँ आने को कहा। मैं वहाँ 7 मिनट में ही पहुँच गई। गोदाम में ताला लगा हुआ था। कुछ सोचकर मैंने जीप को बैक गियर में लिया और आधा फरलांग जाकर जीप को पूरी स्पीड से गोदाम के बड़े गेट की ओर दौड़ा दिया। बड़ी जोर का धमाका हुआ। गोदाम के गेट टूटकर नीचे गिर गई और जीप गोदाम में घुस गई। मैंने देखा अनिल को उन लोगों ने रस्सी से कुर्सी पर बांध रखा था।
मैं आ गई हूँ अनिल, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बदमाश इस अप्रत्याशित हमले से सहम गए थे। मैंने जीप से कूदकर फुर्ती से पिस्टल निकाली और चारों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। बदमाश तेजी से गेट की ओर भागे, लेकिन गेट पर कोतवाली से पुलिस आ गई थी, जिसने सभी बदमाशों को उधर दबोचा। इंस्पेक्टर ने बताया, इन बदमाशों में जिसकी फ्रेंच कट दाढ़ी है वही जॉन है। जॉन के पैर में भी गोली लगी थी। मैंने सब बदमाशों को बैठाकर पुणे जेल के लिए रवाना कर दिया। अनिल को कोई विशेष चोट नहीं लगी थी। उसको मैंने अपनी जीप में बिठा लिया। रास्ते में एक जगह बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था। मुझे देखते ही भीड़ ने रास्ता दे दिया। वहाँ मैंने देखा कुणाल बैठा हुआ रो रहा था और वह लेडी जो रश्मि थी आखिरी सांसें गिन रही थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई और रश्मि से कहा, तुम ठीक हो जाओगी, अभी एम्बुलेंस आ रही है। रश्मि भाभी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो अपने द्वारा किए गए गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। अंतिम समय में उसने कुणाल का हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अनिल से कहा, तुमने यह तो सुना होगा अनिल कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आज मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। कदम कदम पर तुम अगर मेरी सहायता ना करते तो मंजिल तक पहुँचना बहुत दुश्वार हो जाता। हमारे कार्यालय में कुछ सब इंस्पेक्टर की रिक्तियाँ निकली हैं। कल तुम अपना भी फॉर्म भर देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्ति दिलाकर ही रहूँगी। मैंने देखा अनिल के चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान थी। भाभी का क्रियाक्रम करने जेल से भाई को बुलाया गया। मेरे और आई के सामने बेहद लज्जित और सिर झुकाए खड़ा था। क्रियाक्रम करने के बाद उसने कहा, आई, मैं तुम्हारा बाबूजी और किरण का गुनहगार हूँ। मैं बाबूजी के आदर्श और संस्कारों का पालन नहीं कर पाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। आप लोगों से एक ही विनती है, कुणाल को कभी हमारी कहानी नहीं सुनाइएगा। उसे अपने और बाबूजी के संस्कार दीजिएगा और मेरी बहन जैसा निर्भीक और पराक्रमी बनाइएगा। 6 महीने बाद मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में हो रहे एक फंक्शन, जिसकी चीफ गेस्ट रेवती राजगोपाल IPS थी, में मुझे सम्मानित करने व प्रमोशन के लिए आमंत्रित किया गया। मैं, आई, कुणाल व अनिल, जो कि अब सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हो गया था, फंक्शन में शामिल होने के लिए मुंबई हेडक्वार्टर गए। सभा विभिन्न चैनलों के पत्रकारों, गणमान्य व्यक्तियों एवं पुलिस अधिकारियों से भरी थी। DCP शर्मा ने मेरा परिचय देते हुए कहा, किरण सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दौलतपुर कस्बे में फैले ड्रग्स के नेक्सस को, जिसे वर्षों तक हमारे अनेकों पुलिस अधिकारी खत्म नहीं कर पाए थे, उसको इन्होंने अपने अकेले दम पर अपनी जान की परवाह न करते हुए निर्भीक होकर निस्तेनाबूद कर दिया। इस प्रकार इन्होंने इस कस्बे में शांति व व्यवस्था का वातावरण कायम किया। मैं इस फंक्शन की चीफ गेस्ट माननीय रेवती राजगोपाल से आग्रह करूंगा कि वो मिस किरण सिंह को सम्मानित करें। चीफ गेस्ट रेवती राजगोपाल ने डायस पर आकर मेरा नाम पुकारा। अपना नाम सुनकर मेरा दिल हल्के हल्के से धड़कने लगा, वे पैरों में कंपन होने लगी। मैं धीरे धीरे डायस की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, तुम शायद वही किरण सिंह हो जिसने बरसों पहले अपनी स्पीच व देशभक्ति के गाने से मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था और मुझसे कहा था, आप मेरे आदर्श हैं मैम, मैं आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। वाकई में आज तुम कद में मुझसे कहीं आगे निकल गई हो। 28 वर्ष की उम्र जो कि आज तुम्हारी है, उसमें तो मैं केवल पढ़ाई ही कर रही थी। मेरे पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इसके विपरीत जिन अभावों से गुजरकर तुमने इस पोस्ट को हासिल किया है वो सराहनीय है। तुम्हें एडिशनल SP की पोस्ट पर पदोन्नत करते हुए और दौलतपुर में फैले हुए ड्रग्स के नेक्सस को मिटाने के लिए ये मेडल देते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है। आओ मिस किरण, मेरे साथ ये मंच शेयर करो
और अपने उद्गार व्यक्त करो। मैंने डायस पर आकर कहा, मैम, मुझे आपके वो शब्द आज भी याद हैं जब आपने कहा था, ये लड़की बड़ी होकर कमाल करके दिखाएगी। आपके वो शब्द मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गए और मैंने अपनी मंजिल पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। डीसीपी शर्मा सर ने मुझे पुलिस ट्रेनिंग में निर्भीक व साहसी रहकर अपराधियों से निपटने का सही मार्ग दिखाया। उन्हीं के मार्गदर्शन व सहयोग से ही मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। मैं अपनी आई व बाबूजी के दिए गए संस्कारों व त्याग को भी नहीं भूल सकती। मैं आई के पैरों में पड़े हुए छालों व दिल में बने नासूरों पर मरहम लगाना चाहती हूँ। मैम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी आई को स्टेज पर बुलाकर मेरे स्थान पर उन्हें ही सम्मानित करें। और फाइनली एक और नाम, सब इंस्पेक्टर अनिल, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा सहयोग किया, उनको भी मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आप सबकी भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। धन्यवाद। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।